जय श्री राम दोस्तों। आज के हम लोग इस इमेजिंग से सेशन में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सीखा जाएगा, जिसमें हम लोग 6 रूल सीखा जाएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का 6 रूल को अच्छे से आकाश और एलन के मॉड्यूल का क्वेश्चन को एकदम समझते हुए अच्छे से डिस्कस करते हुए हम लोग देखा जाएगा। इससे पहले हम लोग लेक्चर 3rd तक कंप्लीट कर चुके हैं लोग, जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं लोग। जो लोग रेगुलर नहीं है लोग रेगुलर प्लीज़ देखते रहिए ताकि आपको बेहतर करें, बोर्ड के साथ साथ जेईई नीट का भी आप टॉप करें। चलिए आज का हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ने को मिलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग दिए कौन है इसको भी याद रखिएगा लो, मतलब साइंटिस्ट के नाम को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा लो। नीट के व्यू से जेईई में तो साइंटिस्ट के नाम नहीं आएगा, नीट में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको दिए किसने, लेवजियर ने, और टेस्ट किसके द्वारा किया गया, लॉन्डल के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा ये आप 9th में पढ़ के आए हुए हैं। इसका कहता है कि मास केमिकल रिएक्शन में नाइदर क्रिएट होता है और ना ही फॉर्म्स होते हैं। मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो उसका मासेस होते हैं, रिएक्टेंट का मास ऑलवेज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट के मास के। तो यहाँ कह सकते हैं टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व मतलब ना बदलना, संरक्षित रहना, चेंज नहीं होना। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि रिएक्टेंट मतलब क्या, आर नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम देन द रिलेशनशिप विल बी। मतलब कि यहाँ जिसमें ये कहने का मतलब यह हुआ कि रिएक्टेंट और कम्प्लीटली नहीं मतलब क्या हो रहा है, तो हम लोग कैसे बनेगा, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट बराबर हो जाएगा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट प्लस टोटल मास ऑफ द ऑन रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन नहीं किया होगा उसको भी, इसका मतलब यूज नहीं है, आपको सीधी ट्रिक बता देंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। क्लियर है। आई हम लोग नीचे इस पर कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, उसको समझते हैं लोग। फर्स्ट इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। पहला आपको पॉइंट ये याद रखना है कि यह जो लॉ होता है केवल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वैलिड होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में वैलिड नहीं होता है। ये आपको कैसे प्रूफ कीजिएगा कि बैलेंस में ही वैलिड होता है। ये हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए H2 हो गया प्लस O2 हो गया, रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है सर जी, H2O बनाता है। ठीक है, और इसको आप निकालिएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो क्या होगा जी, यहाँ क्या होगा, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। देख 2 और 16 जो लेंगे 32 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, रिएक्टेंट में 34 ग्राम हो गया। जबकि प्रोडक्ट में निकालेगा तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, एक ऑक्सीजन का 1 होता है, 16 होता है तो 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। अरे यहाँ 34 है, यहाँ 18 है, यानी कि यह बराबर तो नहीं है, तो यहाँ नहीं हो हुआ। आइए हम लोग इसी को थोड़ा सा बैलेंस करके देखते हैं। लोग जब हम लोग इसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यानी कि हमारा रिएक्शन क्या था जी, H2 प्लस O2 क्या बना रहा है, H2O। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लोग बैलेंस करना है, तो यहाँ बैलेंस करना 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। अब यहाँ पे इसको चेक कीजिए, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4, यहाँ 16 दूनी 32 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 34 ग्राम हो गया। इसको निकालेगा तो 16 2 18, 18 दूनी 36 ग्राम हो गया। तो यहाँ भी 32 को 4 को जोड़ना है, 32 4 36 होते हैं। अब यहाँ बैलेंस करने के बाद यहीं क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब दोनों को देख लीजिए, जब बैलेंस नहीं था तो कितना था, रिएक्टेंट में 34 था और प्रोडक्ट में कितना आ रहा था जी, 18 आ रहा था। तो बैलेंस कर दें, रिएक्टेंट में 36 है, प्रोडक्ट में 36 है। तो पहला आपको पॉइंट यहाँ देना, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है केवल बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर ही वैलिड होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में वैलिड नहीं होगा। तो यानी यही कह रहा है H2 प्लस Cl2 रिएक्शन किया तो रिएक्टेंट में कितना है, 73 ग्राम है, और प्रोडक्ट में भी कितना हो गया, 73 ग्राम। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ तो वैलिड हो जाएगा। और भी इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि यह जो लॉ होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में अप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें सम मासेस जो होते हैं एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको आगे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। व्हाट वेट ऑफ BaCl2, मतलब ये कह रहा है कि BaCl2 का मास क्या होगा।
जो रिएक्ट करता है कितना ग्राम, इतना ग्राम सोडियम सल्फेट के साथ। मतलब मान लिया हमें BaCl2 का वेट पूछ रहा है तो मान लिया x ग्राम हो गया। कह रहे Na2CO3 का वेट कितना है, 24.4 ग्राम दिया हुआ है। जबकि यहाँ देख कह रहा है कि इतना ग्राम बेरियम सल्फेट बना है, बेरियम में मतलब BaSO4 इतना ग्राम बन रहा है और सोडियम क्लोराइड 23 बनी इतना बना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, हम लगा देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है, इस दोनों का प्लस करेंगे और इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ दे इधर ही प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, वहाँ से हम लोग उसमें से उसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए x + 24 इतना प्लस इतना हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, x का वैल्यू इसमें से इसको माइनस कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव क्या होता है 4.4 ग्राम ऑफ CO2। देन डिटरमाइन द वेट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस CaO इन क्वांटम। मतलब आपको क्या कर रहा है ना, जिसमें आपको CaO का मात्रा निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 10 ग्राम CaCO3 है, 4 ग्राम CaO दे रहा है, मतलब CO2 का मात्रा कितना दे दिया है, 4.4 ग्राम दे है। तो सीधी सी बात हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आपस में बराबर होगा, यानी कि 10 बराबर क्या हो जाएगा, x + 4.4 हो गया। तो यहाँ से x से वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, यानी 5.6 ग्राम जाएगी। क्लियर है। और हम लोग आकाश सोलह भी देखते हैं लोग, इसमें क्वेश्चन कैसे है। दे यहाँ पे जो पॉइंट अभी आपको बताया कि ये जो हमारा लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में अप्लाई नहीं होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है। ये कह रहा है कि द न्यूक्लियर रिएक्शन डू नॉट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिकॉज क्या होता है, इन दिस रिएक्शन सम मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी अकॉर्डिंग टू E = mc²। मतलब आइंस्टीन का इक्वेशन क्या था, E = mc²। उन्होंने क्या बोला है कि मास एनर्जी में भी बदला जा सकता है। ये आपको पता भी है, ऐसे हम लोग पहले कोयला से गाड़ी चलते थे, आज से हम कोयला से एनर्जी बनाते हैं, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होते हैं, सम मासेस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिस कारण से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं अप्लाई करता है। क्लियर है। अब यहाँ भी क्वेश्चन वही है 10.0 ग्राम वाला, तो ये तो आकाश वाला और एलन वाला दोनों बिल्कुल सेम है, ये आप बना सकते हैं। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है जी, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। ये किसने दिया है, प्राउड्स के द्वारा दिया गया है। ये कहता है क्या है, डिफिनिट मतलब डिफिनिट होता है, सीधी सी बात है। इनका स्टेटमेंट क्या था, आइए हम पहले अपने अकॉर्डिंग समझते हैं, फिर आपको बताते हैं। इनका जिसमें उन्होंने कहा देगा CO2 का सोर्स क्या है, तो CO2 का सोर्स तो एक तो आपको पता है कि C + O2 रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। एक हमको पता है कि CO को अगर O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी क्या बनेगा, CO2 बनेगा। एक और आपको नहीं पता होगा तो समझिए लो कि किसी भी चीज़ को हम लोग और जलाते हैं, हम लोग देखिए यहाँ C है तो पक्का है कि CO2 मिलेगा, H है तो क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, ये पक्की बात है। सेम वैसे से मान लिया बंटी बबली को जला दीजिए, मतलब C2H5OH एल्कोहल हो गया, इसको हम लोग जलाएंगे। लगे यहाँ पे क्या मिलेगा, C है तो CO2 पक्की बात है कि मिलेगा, और H है तो क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। तो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन यह कहता है ना कि आप CO2 को किसी भी सोर्स से प्राप्त कीजिए। जैसे मान लो CO2 का एक बार कार्बन को जला के निकाल लो, एक बार CO को, एक बार CH4 को, एक बार बंटी बबली को। मतलब यह CO2 हम लोग कहीं से प्राप्त करेंगे लोग, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो बाई मास है तो निकालिएगा तो क्या होगा, 12H2 32 होगा। तो इसको जब हम कॉमन लेंगे लो तो क्या आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 4 × 3 = 12 और ये 8 × 4 = 32, तो 3:8 आ जाएगा। तो यही लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन कहता है कि आप कहीं से CO2 को प्राप्त कीजिएगा, किसी भी तरीके से प्राप्त कीजिए, उसमें हमेशा जो उसका कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बाई मास आएगा, मतलब कंपाउंड में एलिमेंट का जो रेशियो बाई मास होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को हम लोग का इसमें क्या बता रहे हैं हम लोग, पानी का सोर्स क्या क्या हो सकता है। नहीं, पानी का सोर्स क्या हो सकता है जी, एक सी वाटर हो सकता है, एक तो हम लोग रिएक्शन से बना सकते हैं लोग, टेप वाटर हो सकता है, रिवर वाटर हो सकता है, नदी जल हो जाएगा, गंगा जल हो सकता है, और रेन वाटर मतलब बारिश का जल है।
आप किसी भी पानी को ले लीजिए, उसमें हमेशा रेशियो वही मास आएगा, तो कितना आएगा 1:8 आएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिक्कत हुआ तो फिर कमेंट्स करना है, क्योंकि आपकी दिक्कत आपके कमेंट से ही हमको पता चल सकता है, ऐसे तो कोई जादूगर तो है नहीं। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय द ट्रीटिंग इतना ग्राम ऑफ द मेटालिक कॉपर। विद क्या होता है, नाइट्रिक एसिड एंड सब्सिक्वेंस इग्निशन वाज द इतना ग्राम इन अनदर एक्सपेरिमेंट इतना ग्राम ऑफ द कॉपर ऑक्साइड अंडर रिड्यूस इल इतना ग्राम ऑफ द कॉपर सो दैट रिजल्ट मतलब इलिस्ट्रेट जो होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। तो इसको निकालने के लिए आपको ट्रिक हम बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसका परसेंटेज निकाल दीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज निकालेगा आपको आ जाएगा। पहला में क्या करें, इतना ग्राम मेटल एक कॉपर है, उससे मेटल का ऑक्साइड कितना मिल रहा है, इतना ग्राम मिल रहा है। तो आप क्या करना है ना, जिसमें छोटा वाला जो कॉपर है उतना को इतना से भाग दे दीजिएगा, मतलब इतना ग्राम कॉपर है। तो इस तरह से निकालने की आपको मिलने कोई ज़रूरी नहीं होगा, बस सीधी आपको बता रहे क्या करना है। 2.16 है उसको 2.7 से डिवाइड कर देना है, कुछ तो आएगा, जो आएगा उसको लिख लेना है। यहाँ फिर क्या करें, 0.92 को कितने भाग देना है, जो टोटल है, टोटल कितना है जी 1.15। अब देखिएगा भाग दे दीजिएगा, दोनों बराबर आएगा तो कह देना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, और दोनों बराबर नहीं आएगा तो कह देंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है, सीधी सी बात है। देखिएगा पक्का बराबर आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लोग ये क्या हो रहा है, इन एक्सपेरिमेंट में 2.4 ग्राम FeO है, जिसको रिड्यूस करके हम लोग हाइड्रोजन के द्वारा इतना ग्राम मतलब Fe मिलता है, जिसमें यहाँ देखिए यहाँ भी सेम वही करना है। 1.68 ग्राम Fe है, कितना में 2.4 ग्राम, इसको डिवाइड कर देना है। दूसरा करेंगे में इतना ग्राम FeO जब रिड्यूस करते हैं तो इतना ग्राम मिलता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोग 2.03 को 2.9 से भाग दे देंगे। भाग दे के देखिएगा ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बिल्कुल एक समान आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ क्या होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इतना ताम झाम करने की आपको जरूरी नहीं है, बस ये दोनों चेक कर लीजिएगा बराबर है, यानी कि हमारा काम हो गया, क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट आकाश वाला भी देखते हैं, इस पर क्या क्वेश्चन देते हैं। ये तो जिसमें उसका है, ये हुए इतना ग्राम द NaOH इज ऐड करते हैं इतना ग्राम एसिटिक एसिड में, तो इसमें जो ऑब्टेन होता है इतना ग्राम मतलब कि रिलीज कर देते हैं। तो रेसिड्यू मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ मतलब जो रिएक्शन में बच गया होगा। तो ये दोनों जब रिएक्शन कीजिएगा ना तो आपको इसमें क्या मिलेगा, एक CH3 COO Na प्लस मिलेगा, प्लस CO2 मिलेगा और प्लस H2O मिलेगा। तो आपको पता है कि H2O लिक्विड होता है तभी रेसिड्यू होगा, और ये भी क्या होता है एक्वस होता है तभी रेसिड्यू होगा, बस उड़ कौन रहा है, इतना। तो आपको बस क्या करना है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 20 से 28 हो गया, तो 18.4 ग्राम हुआ, जिसमें 4.4 ग्राम बाहर निकल रहा है, यानी सीधे आंसर होगा कितना हो जाएगा, 24 ग्राम हो जाएगा। तो ऐसे आप आराम से बना सकते हैं। दूसरा कह रहा है इतना ग्राम द NaOH ऐड कर रहे हैं इतना ग्राम एसिटिक एसिड, सेम वही क्वेश्चन है। तो दी रेसिड्यू इज मतलब जो फाउंड है इस पर उल्टा दे दिया, रेसिड्यू दिया, पूछ रहा है CO2 कितना हुआ, बस वही घुमा कर दिया हुआ है। तो 30 को 12 को कितना होता है, 42.6 ग्राम दिया हुआ है, 36 ग्राम निकल रहा है, यानी कि रेसिड्यू कितना बना होगा। आप सीधा से जुड़ लीजिए, 42 मतलब 36 को 6 को 42 को होता है, तो 6.6 ग्राम हो जाएगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्वेश्चन है, जिसमें तो आपको ऐसे देख लीजिएगा, यही बता रहा है कि कॉपर को हम लोग कहीं से प्राप्त कर लो, तो उसमें इतना ग्राम कॉपर है, इतना ग्राम कार्बन है, इतना ग्राम ऑक्सीजन है। तो सीधा देख रहे हैं जब कंपोजिशन सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग पीछे देखे थे, लोग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको इसी तरह से बना देना है। पहला एक्सपेरिमेंट में क्या किए, देखिए कितना है 1.75 है, डिवाइड कितना से कर देना जी 2.19 से, पहला क्लियर हो जाएगा। सेम वही दूसरा काम करना है, दूसरा के लिए क्या करना है, देखिए 1.14 है को डिवाइड करना है 1.43 से, दोनों और सेम आ जाएगा तो कह देंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, नहीं आएगा तो कह देंगे नहीं है। आप करके देखिएगा बिल्कुल सेम आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी क्या होता है, ये पहले हम अपने तरीके से समझते हैं। हम लोग
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है ना। जैसे मान लिए N2 प्लस आप O2 का रिएक्शन कराएं तो क्या मिला कि जो हमको N2O मिला। इसी को हम लोग फिर से रिएक्शन कराएं N2 प्लस O2 को तो हमको क्या मिल गया, NO मिल गया। सेम इसी को हमने रिएक्शन कराएं N2 प्लस O2 को तो हमको NO2 मिल गया। फिर से हमने रिएक्शन करा दिया N2 प्लस O2 को तो हमको क्या मिल गया, N2O3 मिल गया। फिर से आपको रिएक्शन करने का मन किया N2 प्लस O2 को तो जो हमको मिला वो मिल गया N2O4 मिल गया। ये जैसे O5 भी हो सकता है, मतलब इतना तक आएगा। तो इसमें हम आपको क्या करना है ना, इसमें देखिए सबका क्या करना है, आपको रेशियो निकालिएगा। तो यहाँ रेशियो निकालिएगा तो नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो इसकी रेशियो निकालिएगा तो कितना होगा, 4 से कट जाएगा तो 7:2 कितना आ जाएगा जी, 4। दूसरा इसमें निकालिएगा तो इसमें कितना होगा, दोनों का इसका 14 और इसका 16 हो गया। तो यहाँ जब 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा तो निकालेगा तो कितना होगा, 7:8। इसमें निकालेगा तो कितना होगा जी, ये 14:32। तो ये भी कितना कटेगा, 2 से कटेगा तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 16। इसका निकाल के देखिए कितना होगा जी, 14 दूनी 28 हो गया और यहाँ 16 यहाँ 48 हो गया। इसको निकालेगा तो कितना आएगा, 4 से कट जाएगा 12 और इसको जब निकालेगा तो 14 दूनी 28 हो गया और 64 हो गया। तो इसको निकालेंगे फिर देखिए कितना हो जाएगा जी, 7:16 हो जाएगा। तो ये हमारा ई का आता है ना, ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है। जिसमें मान लीजिए क्या करना है, वो पहले वाला को बिल्कुल सेम कर देते हैं। नहीं पहला में देखिए इसका एक को कांस्टेंट कर देना है, मतलब पहला 7:7:7:7 है तो कांस्टेंट कर दिए लोग। तो जो बाद वाला आ रहा है क्या आ रहा है, 4:8:16:12 मतलब कितना आ रहा है, 16। यानी कि यह जो आएगा नंबर में हमेशा आपस में मल्टीपल होगा, मतलब 4 का मल्टीपल 8 होता है, 12 भी होता है, 16 भी होता है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन डिफरेंट मास के साथ करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यदि एक का मास फिक्स कर दिया जाए तो जो दूसरे के मास का जो रेशियो होता है वो हमेशा आपस में मल्टीपल होते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है। तो आइए हम लोग इसको अब समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ क्या करें, वही आपको जो अभी समझाया एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल दिए हुए। N2O में इतना है, NO में इतना है, NO में इतना है। उसके बाद से क्या किया, उसके रेशियो बाई मास निकाल दिया गया, तो आपस में क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। यहाँ पे अब ऐसे तरह से क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें सल्फर वाला को भी दिया हुआ है SO2 SO3 है, इससे हम यहाँ पे निकलेगा। तो है क्वेश्चन से हम लोग ये लोग अच्छे से समझते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन हमको क्या करें ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर कंटेन इतना % एंड इतना % ऑफ हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली। मतलब ये आपको सीधी क्वेश्चन है। H2O2 में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, 5.93 है और H2O में कितना है, 11.2 है। तो आपको यही प्रूव करना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले हाइड्रोजन के इतना है तो इसको 100 में से घटा दीजिएगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। इसमें भी हाइड्रोजन इतना है तो इसको 100 में से घटा देंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। अब दोनों में से जो छोटा होगा उससे डिवाइड कर देना है। तो इसमें छोटा कौन था, 5.93, तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ डिवाइड की देती 1 आएगा, 15.86 आ गया। सेम इसको भी आप वहीं काम किए, छोटा ही था तो इससे दोनों को भाग दे देंगे लो, तो 1 आ गया और 7.92 आ गया। तो अब इसको इसके साथ क्या करना है, इन दोनों का रेशियो जब निकालिएगा ना तो देखिएगा आपस में मल्टीपल होगा, मतलब 7.92 और इसको जब निकालेगा 15.86 को तो ये हम क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। तो इसी के लिए कह रहे हैं कि आपस में भी क्या होता है, मल्टीपल होता है। मतलब पहला कांस्टेंट होगा, दूसरा आपस में क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग एक कार्बन कंबाइन, जो कार्बन है कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ तो PQR प्रोडक्ट बनाता है। तो परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन इन PQR में दिया 25%, इतना % एंड इतना %। तो कह रहा है व्हिच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिस्ट है। यहाँ देखिए सीधी सी बात है, आपको
P में अगर बात करेंगे तो 25% हाइड्रोजन है तो 75% कार्बन होगा। और Q में बात करेंगे तो 14 पॉइंट इतना % कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो कार्बन कितना होगा, 100 में से इतना घटा देंगे यानी कि 85.7% हो जाएगा। वही हम लोग और इसमें बात करेंगे तो 7.7% हाइड्रोजन है तो इसमें इतना % क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन हो जाएगा। अब आपको सेम वहाँ वाला जो काम किए थे यहाँ भी वही करेंगे, तो छोटका है मतलब दोनों क्या करना है, 25 से भाग देना, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दिएगा तो एक आ गया, यहाँ 3 आ गया, नहीं कि इसका अनुपात क्या आ गया, 1:3। इसमें छोटा कौन है, यह है, तो इसमें दोनों से भाग दे देना तो ये तो 1 हो गया। यहाँ दीजिएगा तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें छोटा कौन है, यह है, तो इसमें दोनों से भाग देंगे तो ये 1 आ गया, ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए हमारा दूसरा पहला का तो 1:1 है तो सेम हो गया, दूसरा कितना आ गया, 3:6:12। देखिएगा तो 3 के पर हम तो 3 आते ही हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये आपस में क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग यहाँ कर रहे इतना ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड वाज रिड्यूस बाय द हीटिंग इन ए करेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड, जिसमें जो अभी आपका ये जो क्वेश्चन है सेम उसी पे है, जिसमें इसको हम लोग क्या करना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो इसके लिए आपको वही काम करना है, यहाँ क्या करें, 2.75 ग्राम दिया है, कॉपर का ऑक्साइड है, जिसको रिड्यूस करा है तो वो कॉपर कितना ग्राम मिल रहा है जी, 2.19 ग्राम। तो इसको क्या कर देंगे, उतना से डिवाइड कर देंगे हमें, मतलब 2.19 से डिवाइड कर देंगे 96। तो आप डिवाइड कर देखिएगा बिल्कुल क्या होगा, उतना ही आएगा। ठीक है, इसका मान लिया एक सारा है, दूसरा क्या करे, इतना ग्राम मतलब कि है इतना ग्राम में, तो इसको भी आप डिवाइड कर देखिएगा कितना है, 2.358 को, और हम भाग देते हैं कितना से, 2.952 से। ठीक है होगा, ये भी देखिएगा तो एक से आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ओबे कर रहे हैं। क्लियर है, निकालने का रूल यही लगाना है। दूसरा कर रहा है कि इतना ग्राम मतलब लीड कंबाइन कर रहा है इतना ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो PbO2 बना रहे हैं। एंड दूसरा में क्या कर रहा है जी, जब हीट हम लोग कर रहे हैं ना लीड नाइट्रेट के साथ, तो इसमें हम लोग क्या मिल रहा है, PbO2 मतलब इतना % इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो अब देखिए इससे भी सीधी सी बात है, ऑक्सीजन का % दिया है ना, तो आपको कार्बन का निकालने की जरूरी है नहीं, मतलब लीड का निकालना की जरूरी नहीं। इतना ग्राम ऑक्सीजन है, इतना ग्राम मतलब लीड दोनों कंबाइन कर रहा है तो बना है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, जो ऑक्सीजन का मास है उन्हें 2 पॉइंट कितना है, 004 है, इसको भाग कितना तो देना है जी आपको, इन दोनों को जोड़ के, मतलब 12.976 प्लस 2.004 से इसको भाग दीजिएगा, और % में दिया है तो 100 से गुना कर दिएगा। देखिएगा बिल्कुल आपको इतना ही आएगा, तो ये भी इतना है, इतना दिया भी था, नहीं कि हमारा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को ओबे कर जाएगा। अब यहाँ का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो भी है, जिसमें यहाँ पे देखिए सेम वही क्वेश्चन जो भी देखे हैं हम लोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला बिल्कुल सेम वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम लोग देखेंगे लोग, यहाँ कर रहे, अब यहाँ पे भी समझ लीजिए, ऑन एनालिसिस, मतलब जब हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं लोग, तो इट वाज क्या होता है, फाउंड एट द ब्लैक ऑक्साइड ऑफ कॉपर। एक ब्लैक ऑक्साइड मिलता है और एक रेड ऑक्साइड मिलता है कॉपर का, जिसमें ब्लैक ऑक्साइड में 80% कॉपर है और रेड में 89% कॉपर है रिस्पेक्टिवली। इसको क्या करना है, जो डाटा है ये मतलब कि मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे करे, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, बस ये सब ट्रिक्स समझिए क्या करना है। इसको ऐसे निकालिएगा, ठीक है, मतलब पहला में कितना है, कॉपर H2 ऑक्सीजन हो गया, तो पहला में 80% कॉपर है, तो ऑक्सीजन कितना % होगा, 100 में से माइनस कर देंगे 20%। अब छोटा कौन है, 20 है, तो 80/20, यहाँ भी कितना हो गया, 20/20 हो गया। जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ गया 1, और यह कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4:1 आ जाएगा। सेम यही काम दूसरा के लिए भी आप कीजिएगा। दूसरा के लिए मतलब कितना है, 89 है, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, नहीं इसमें निकालिएगा तो कॉपर H2 कितना है, ऑक्सीजन मतलब कि 89% यह है, तो ये कितना होगा 11%, मतलब 100 माइनस कर देंगे, तो अब यहाँ छोटा वही ना है, तो 89 में कितना हो जाएगा, 11H2, 11/11 हो गया, यानी कि कट गया तो 1 आ गया, तो यहाँ कितना आएगा 8:1, लगभग 8 आ जाएगा, 11×8 होता है 89 है। अब देखिए यहाँ 1 दोनों में कॉमन है, तो इसमें देखिए 1 यहाँ है 4 यहाँ है, तो दोनों का कॉमन है, यानी कि 4H2 कितना हो गया
8 हो गया। तो यहाँ तो आपस में क्या हो जाएगा 1:2, ये आपस में मल्टीपल तो है ही, तो इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल को ओबे कर रहा है। क्लियर होगा नहीं, 1:2 आंसर में भी आपको दिया हुआ है। दूसरा यही कर रहा है कि जिसमें सल्फर का ऑक्साइड है, तो ये भी सेम उसी तरह से बना लेंगे। आइए आपको इसको भी समझा ही देते हैं कैसे बनाना है। इसमें आपको क्या कर रहा है ना, जिसमें एक बार सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसमें जो इसका अनुपात आ रहा है रेशियो बाई मास, एक में क्या 51% सल्फर है, तो कितना हो जाएगा 51 यह है, तो 49% ऑक्सीजन होगा। अब इसमें छोटा कौन है 49 है ना जी, तो इसको हम क्या करें 51 बटा कितना हो गया 49, यहाँ भी कितना हो गया 49 बटा 49 हो, जो छोटा होगा उसी बात। तो ये क्या गया, ये कितना आ जाएगा 1.04 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो गया, तो हमारा ये एक रेशियो हो गया। दूसरा सेम निकालते हैं हम लोग। दूसरा में क्या है ना, जो सल्फर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका जो हम लोग दोनों का जब रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये कितना रहा है 59% सल्फर है, तो ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा 41% होगा। दोनों जुड़ने के बाद से कितना ना चाहिए 100, तो इसमें छोटा कौन है 41 है, तो 59 बटा कितना हो गया 41, H2 41 बटा कितना हो गया 41। जब रेशियो निकालेगा तो 1 आएगा, ये निकालेगा ना तो 1.49 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। तो देखिए 4 मतलब 9 या नहीं आएगा, अप्रॉक्स 4 आएगा। यदि ये लगभग 1.5 है और ये कितना है, तो फ्रैक्शन या रूल होता है कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन घटाने के लिए क्या करेंगे लोग, इसको आधा को 2 से गुना करने पूरा हो जाएगा, यानी कितना हो गया 1.5 लगभग ये 3 आ जाएगा, और ये कितना हो गया 2 हो गया। तो इसका देखिए और आप निकालिएगा, तो यहाँ देखिए आपको इसमें आपको आंसर नहीं मिलता है ना, इसलिए कि आपको देखिए यहाँ पे आप गलती करते हैं। हम लोग का ये वो कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करना है, इसमें फिर से 2 से गुना करना होगा। जब 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जी, देखिए इसमें 2 से करेंगे तो अप्रॉक्स 2 आ गया, और यहाँ कितना हो गया 1 में 2 से करेंगे तो भी 2 हो गया, तो इसका ई और ई तो कांस्टेंट हो गया। ये कितना है 2 और ई कितना है 3, 2:2 कितना हो जाएगा 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हमारा देखिए आंसर में भी दिया हुआ है 2:3। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट है गैलुसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब इन्होंने देखिए क्या बोला ना, इन्होंने अपना एक सीधा से कंसेप्ट बताया कि जब भी गैसेस आपस में रिएक्शन करके गैस से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है यहाँ। ठीक है, तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट यह दिया, जब भी मतलब दो गैसेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, गैस का प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट भी क्या बनाते हैं गैस से बनाते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो होता है ना, इन्होंने यह बता दिया कि जो भी यहाँ पे देखिए जो रेशियो इसका आएगा गैसेस कंबाइन करने का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है सिंपल होल नंबर होता है, मतलब 3:1:2 तो हो सकता है। ऐसा आपको नहीं लिखना है 6:2:4 नहीं लिखना, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो में गैसेस हमेशा आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है, यहाँ भी देखिए क्या हो गया, जिसमें O2 H2 हो गया, तो वाटर वेपर होगा। तो इनका सबसे पहले स्टेटमेंट याद रखना है कि यह ओनली फॉर गैस पे अप्लाई होगा, मतलब यह जो थ्योरी है सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आइए इसमें भी देख लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू गैलुसॉक्स लॉ, ये तो गैलुसॉक्स यानी उन्हीं के नाम पर रखा गया, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। जो सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम होता है, मतलब जो भी गैसेस रिएक्शन करते हैं क्या होगा आपस में सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम होता है। इस बात कहते हैं यह जो होता है केवल गैस के लिए अप्लाई होता है, सॉलिड लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं होगा। इन पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन से और आपको क्लियरिटी मिलेगा। देखिए जिसमें 4 गैसेस है H2Cl2 2HCl बना दिए, तो 40 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कम्प्लीटली रिएक्ट करता है तो क्लोरीन, देन मतलब क्या होता है फाइंड आउट द मतलब कि जो होगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द क्लोरीन एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रोड्यूस HCl। इसमें इनसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि H2 + Cl2 करके इतना बनाना है, तो हाइड्रोजन मतलब कि हम लोग का दिया हुआ है 40 ml दिया हुआ है। कह रहा है कि यह कितना होगा x हो गया और ये y, मतलब x और y का हमको हेल्प नहीं है। तो इसको बनाने का रूल समझिए, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो क्या होगा यहाँ 40 है तो भी कितना होगा 40 होगा। यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 2 है, तो 40 का डबल कर देंगे,
यानी कि आपको x का वैल्यू कितना आएगा 40 आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा 80 आएगा। देखिए मतलब और नहीं समझ में आया तो ऐसे समझना है। मान लिया हम लोग का 2H2 होता है प्लस 1O2 हो गया, यहाँ रिएक्शन करके क्या बना लिया 2H2 हो गया। इसका अगर हम लोग 10 ml लिख रहे हैं, मान लें कि सब गैस के रूप में, ये 10 ml हमारा हो गया, तो पूछाएगा यह कितना ml होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो ये कितना है 1 है, तो 1 पे कितना होगा, इसमें ऐसे लिखेंगे लोग 2 पे कितना है 1, तो 1 पे कितना होगा 1/2 होगा, तो 10 पे कितना हो जाएगा 1/2 गुने 10 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, सेम यही लिखेंगे, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे चलना है। 2 है तो ये भी कितना है 2 है, तो 1 पे कितना होगा 1 होगा, तो 10 पे कितना होगा 10 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग, नेक्स्ट कर रहे हैं फॉर गैसियस मतलब रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें सेम वही अब HCl लिया हुआ है, तो क्या करना है 20 ml H2 दिया हुआ है, 30 ml Cl2 दिया हुआ है परडेंट है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द HCl। तो ये देखिए यहाँ पे गलती मतलब यह होता है ना कि यहाँ देख लेंगे लोग ये क्या होगा 20 है और ये कितना है 30 है, सोच लेंगे तो 30-20 जोड़ के 50 लिख देना है, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है ना, जिसमें यहाँ पे आपको बता रहे हैं H2 हो गया प्लस Cl2 हो गया, क्या बना रहा है जी HCl। जब बैलेंस हम लोग अभी किए थे लो, तो बैलेंस करने के बाद से कितना आ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी कितना है 1 है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, बैलेंस करने के बाद से यहाँ 1 है तो यहाँ भी कितना लग रहा है 1, तो यहाँ 1 कितना रहा है सॉरी 2 होगा, तो यहाँ 2 ml बन रहा है। तो इसका 20 है तो इसका भी कितना खर्च होगा 20 ही होगा, यानी बनेगा कितना, यहाँ 1 पर 2 है तो 20 पे कितना हो जाएगा 40 बनेगा। यहाँ दिया कितना गया 30 दिया ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि 30 खर्च होगा, इसका 20 खर्च होगा 10 बच जाएगा, यानी आंसर कितना होगा 40 ml होगा। तो इस तरह से बनाना है। तो इसका हो गया 30 ml बट क्या होता है 20 ml रिएक्ट करेगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा 40 ml। क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट, ये गलत है इसको नहीं लिखना है। नेक्स्ट हमारा अब क्या हो गया जी, इसमें एवोगाद्रो लॉ बचा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग एवोगाद्रो लॉ भी देख लेते हैं। एवोगाद्रो लॉ क्या कहते हैं जी, जो गैलुसक्स लॉ कहते हैं लोग, बस उसी का मतलब ये कह सकते हैं जुड़वा भाई है। जो गैलुसक्स लॉ होता है केवल गैस के लिए अप्लाई होता है, इनका जो थ्योरी है सेम स्टेटमेंट वही है, बट इनका क्या होता है सॉलिड लिक्विड गैस सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, यानी इनके स्टेटमेंट कहते हैं कि जब भी मतलब कोई भी रिएक्टेंट सॉलिड लिक्विड या गैस तो किसी भी तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो वो क्या होगा रेशियो बाय मोल जो होता है, मतलब इन्होंने जो नाम कह दिया था बाय वॉल्यूम, इन्होंने बस उसी को थोड़ा चेंज करके बाय मोल नाम दे दिया। वो हमेशा क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, अगर गैस होगा तो आपको ट्रिक बता देते हैं। ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख सकते हैं, मोलर रेशियो लिख सकते हैं, मोलेकुल्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ मेनली आपको फ्रैक्शन में नोट लीजिएगा, लेकिन फ्रैक्शन में सॉल्व करना प्रॉब्लम होगा और ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जो नहीं भी बन पाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन वाला डिजिट से बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो वही अब आपको एवोगाद्रो लॉ भी हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा लो, जो दिक्कत हुआ कमेंट्स करना है। एक और जो बच्चा हुआ इस दोनों में से किसी मॉड्यूल में नहीं दिया अपने से आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए लो। उन्होंने क्या है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये मतलब ये तो अपने साथ में और बना रहेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना आकाश और एलन के मॉड्यूल में उतना ही आपको पढ़ने को मिलेगा, मतलब उसको तो हम लोग पढ़ेंगे ले। ठीक है, उसके साथ भी आपस में आपको यूनिक ट्रिक के साथ साथ आपको यूनिक कंसेप्ट भी बताते रहेंगे। मतलब आपका बस टारगेट एक ही हुआ है कि रिजल्ट आपका बेहतर हो। तो देखिए रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग कार्बन को O2 के साथ रिएक्शन करा लो तो क्या बनेगा जी CO2 बन गया। हम लोग क्या किए लो हाइड्रोजन को O2 के साथ रिएक्शन कराया लो, तो यहाँ से क्या बन गया H2O बन गया। हमने एक और काम किए, इसमें हम लोग ऐसे कर दिए लो C को H2 के साथ रिएक्शन करा दिए, तो यहाँ क्या बन गया CH4 बन गया। ठीक है,
अब इसका क्या करना है ना, आपको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है। यहाँ हम लोग यह काम करते हैं लोग, इसका रेशियो बाई मास निकालते हैं। कार्बन का रेशियो निकालेगा तो कितना होगा, कार्बन का 12 होता है तो 12 अनुपात कितना होगा 32। जब इसको रेशियो निकालेगा तो कितना आएगा 3:8 आएगा। इसमें सेम आप वही काम करना है। H2 में निकालेगा तो कितना होगा 2:16 होगा। अब इसका रेशियो निकालेगा तो कितना आएगा 1:8 आ जाएगा। इसमें कार्बन कितना होता है 12 और हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो इसका निकालेगा तो कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहते हैं ना, ध्यान से समझिएगा लो कि देखिए, जिसमें इसमें कौन था कार्बन था और हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। इसमें कौन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसमें कौन है कार्बन और हाइड्रोजन है। तो किसी एक को कौन सा, मतलब इसमें कार्बन और इसमें कार्बन को हटा देंगे लोग, तो कार्बन और कितना है 3 हटा दिए लोग, तो इसमें बच क्या गया ऑक्सीजन, इसमें क्या बच गया हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना था 1 और इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना था 8। मतलब 1 और 8 को कंपेयर करेंगे जिसमें क्या आएगा 1:8 आ गया। तो ये बीच वाला का बराबर हो जाएगा, मतलब इसका आ जाएगा। एक और तरीका से आप कर सकते हैं, इसमें कार्बन है इसमें ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन है, तो दोनों का हाइड्रोजन को कॉमन कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन के दोनों में कितना है 8 है, तो इसमें कार्बन का 3 है और हाइड्रोजन कितना है 1 है, तो बाद वाला का आ जाएगा। मतलब किसी दो को जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, बाकी 2 कॉलम निकालेंगे तो तीसरा का आ जाएगा। इसीलिए इनका नाम का रख दिया था रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मतलब किसी 2 का जो कॉमन है उसको छोड़ दिए तो तीसरा में आपस में देखिएगा तो क्या होगा, हमेशा उसका रेशियो इक्वल आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको रियली बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा टॉपिक भी हम लोग पढ़े हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स करना है और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स अपना ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।